हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो टॉपिक हमारा है इस वीडियो में वो है बी हाइव क्लास 9 का जो टेक्स्ट बुक है उस बी हाइव का चैप्टर नंबर 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक। और उस साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी की जो स्टोरी है वो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। और ये जो आज का जो वीडियो है वो स्टोरी का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले जो ये कहानी है बेसिकली द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ये जैसा कि मैंने बताया कि ये दो ऐसे म्यूजिशियंस की कहानी है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल और बहुत ही संघर्ष करके वो बहुत ही बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से किस तरह से अपने आप को उन्होंने ट्रेन किया और किस तरह से अपने डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की और अपने पैशन की वजह से वो अपने अपने फील्ड में बहुत ही ऊंचाइयों पर गए और बहुत ही उन्होंने नाम कमाया और बहुत ही प्रख्यात अपने समय के और ये म्यूजिशियन रहे हैं। तो आज की जो कहानी है बेसिकली वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का आप लोगों ने नाम कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा। जब भी हम शहनाई की बात करते हैं तो शहनाई के साथ शहनाई और बिस्मिल्लाह खान ऐसा समझ सकते हैं कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नेम है। जब भी शहनाई का नाम आता है तो हम बिस्मिल्लाह खान को याद करते हैं, और जब भी हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात करते हैं तो हम उनकी शहनाई के बारे में ज़रूर बात करते हैं। आज का चैप्टर शुरू करते हैं। एंड बिफोर यू रीड डू यू नो दीज पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। ये कुछ इंडियन म्यूजिशियंस हैं, इनकी पिक्चर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, और इनमें जितने भी ये हैं ये अपने अपने फील्ड के अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने महारथी रहे हैं। जैसे ये जो तबला के साथ हैं इनको ये डॉक्टर ये जाकिर हुसैन है, और जो कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये है जिनके हाथ में शहनाई है। ये हरि प्रसाद चौरसिया हैं, ये उस्ताद संतूर बजाते थे, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये जितने भी ये हैं जिनकी भी पिक्चर आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे के सारे इंडियन म्यूजिशियंस हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम शहनाई की बात करते हैं तो शहनाई अक्सर देखिए नॉर्थ इंडिया में जितने भी मैरिजेस होती हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, खासकर कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो हम आपने देखा होगा कि पुराने समय में एक शहनाई वादक को ज़रूर बुलाया जाता था, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन रहा है। नॉर्थ इंडिया में जितनी भी शादियाँ वगैरह होती थी उसमें शहनाई उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। हालांकि आजकल ऐसे शहनाई वादक ढूंढने से नहीं मिलते हैं, बड़े आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ उसकी जो रिकॉर्डेड शहनाई होती है वो आपको शादी ब्याह में यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ज़रूर आपको सुनाई पड़ जाएगी। कहानी शुरू करते हैं। ये शहनाई किस तरह से अपने अस्तित्व में आई, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका बैकग्राउंड है, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर औरंगज़ेब के बारे में हमने सबने पढ़ा होगा। तो उनके ज़माने में जो जितने भी रॉयल कोर्ट होते थे, जो राजा के दरबार होते थे, उनमें एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था जिसका नाम था पुंगी। लेकिन उस पुंगी का साउंड जो था बहुत ही श्रिल, कानों को परेशान करने वाला, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड था उसका। तो एम्परर औरंगज़ेब ने पुंगी को बैन कर दिया था क्योंकि उसके साउंड की वजह से, उसका साउंड बहुत ही तीखा और कानों को परेशान करने वाला साउंड होता था। तो औरंगज़ेब ने उस पुंगी को बैन कर दिया। And pungi became the generic name for the reeded noise makers. Reeded जैसे reeded वो hollow stem होते हैं जिनमें अलग अलग जगह पर कुछ छेद होते हैं, उनको हम बोलते हैं reeded noise maker। जैसे बांसुरी है, बांसुरी के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ बिल्कुल साधारण तरह की बांसुरी होती है, कुछ हाईली सोफेस्टिकेटेड बांसुरी होती है। तो पुंगी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम जैसे कोई किसी हॉलो स्टेम ले लिया, उसमें कुछ छेद कर लिया और उसको बजाना शुरू कर दिया और वो बहुत ही शोर मचाती थी। तो इस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसका एक कॉमन नेम लोगों ने रख दिया, उसको बोलते थे पुंगी। Few had thought that it would be one day revived. जब पुंगी को बैन कर दिया गया तब कुछ लोगों ने सोचा कभी ना कभी ऐसा तो होगा कि इसको रिवाइव किया जाएगा, इसको शायद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके शायद दोबारा से इसको रिवाइव करके ही अपने अस्तित्व में दोबारा आएगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो एक बार्बर फैमिली थी और उस बार्बर फैमिली में, बार्बर का मतलब नाई जाति के लोग थे, और उस फैमिली में सारे के सारे ट्रेंड म्यूजिशियन थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये पुंगी इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया
He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. तो उन्होंने क्या किया, एक नेचुरल हॉलो स्टेम लिया जो कि पुंगी से लंबाई में थोड़ा बड़ा था, पुंगी से लंबाई में थोड़ा बड़ा था और थोड़ा सा ब्रॉड था, थोड़ा चौड़ा था, और उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने 7 होल्स कर दिए. When he played on it, closing and opening of these holes, soft and melodious sounds वर प्रोड्यूस. जब उन्होंने उस पुंगी को प्ले करना शुरू किया, जो उन्होंने होल्स बनाए साथ उसमें, जब उन्होंने उसको बजाना शुरू किया, उस होल्स को, जैसे आपको पता हो बांसुरी वगैरह कैसे बजाते हैं, तो उसका जो साउंड प्रोड्यूस किया बहुत ही सॉफ्ट, एकदम बहुत ही मेलोडियस, कानों को बड़ा अच्छा लगने वाला साउंड उसमें से प्रोड्यूस हुआ. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. तो जब ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ईजाद कर लिया, बना लिया, तो रॉयल कोर्ट, उस समय के जो रॉयल कोर्ट शाही दरबार होते थे, उस शाही दरबार में जाके उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया और सभी लोगों को वो बहुत ही अच्छा लगा और सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, यानी कि प्रभावित हुए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ नेम. अब जो ये नया इंस्ट्रूमेंट बना, जो कि पुंगी से थोड़ा सा अलग था, तो उसको भी एक नया नाम दिया जाना चाहिए था. तो लोगों ने सोचा इसको क्या नाम दिया जाए. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, दैट इज बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज कॉल्ड द शहनाई. क्योंकि सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को जब इसको बनाया गया, खोजा गया और इसको जब सबसे पहले बजाया गया, तो वो कहाँ बजाया गया था, शाह के चैम्बर में, यानी कि जो राजा का दरबार था उसके चैम्बर में बजाया गया. और किसने बजाया, एक नाई ने. नाई को इंग्लिश में बोलते हैं बार्बर. तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो नया नाम बना वो क्या बना, शहनाई, यानी कि एक नाई के द्वारा बजाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट जो कि शाह के दरबार में सबसे पहले बजाया गया था. अब ये दो पिक्चर उन्होंने दिखाई हैं. ये पुंगी जिसको बीन बोलते हैं, इसका बड़ा श्रिल साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसकी उन्होंने क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव किया. और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड में, ये है एक्चुअली शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस and for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. अब जो शहनाई का जो साउंड था, बहुत ही इसको पवित्र और बहुत ही इसको ऑस्पिशियस समझा जाने लगा कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जितने भी फंक्शन होते थे, खासकर शादी विवाह के फंक्शन, उन शादी विवाह के फंक्शन में इस शहनाई वाले को हमेशा बुलाया जाता था और शहनाई को बजाया जाता था. ये चीज़ बड़ा शुभ समझा जाता था. और आज यही एक कारण है कि शहनाई को आज भी आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में जितनी भी वेडिंग्स होती हैं, वो इसका एक अभिन्न पार्ट बन चुका है. उस वेडिंग में शहनाई ज़रूर बजती है. इसके अलावा मंदिरों में भी शहनाई, आप जाएंगे कभी बड़े अच्छे मंदिरों में जाइए तो वहाँ पर आपको शहनाई बजाने वाले मिल जाएंगे. इन द पास्ट द शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट. पुराने समय में, जब बात हो रही है राजा महाराजाओं के समय में, उस टाइम जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी शाह के राजा के दरबार में बजाए जाते थे या रखे जाते थे, वो 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे. कितने होते थे टोटल? 9 इंस्ट्रूमेंट. उन 9 इंस्ट्रूमेंट में शहनाई भी उसका एक हिस्सा होती थी. Till recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अभी तक क्या होता था कि ये जो शहनाई केवल खास मौक़ों पर बजाई जाती थी, या तो वो या खास जगहों पर बजाई जाती थी, या तो वो टेम्पल्स मंदिरों में बजाई जाती थी, या कोई शादी विवाह का फंक्शन होता था उसमें शहनाई बजाई जाती थी. अब इस शहनाई को जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि शहनाई को बजाने वाले लोग अब ये स्टेज पर भी परफॉर्म करते हैं. तो इसका जो क्रेडिट है, उसका जो श्रेय है कि वो मंदिरों में बजने वाली शहनाई और शादियों में बजने वाली शहनाई किस तरह से वो स्टेज पर पहुंची, उसका पूरा का पूरा श्रेय, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. ये तो था शहनाई का जो थोड़ा सा हिस्ट्री थी, उसके बारे में हमने पढ़ा. अब बात करते हैं हम उस व्यक्ति की जिसने शहनाई को इतना दुनिया में फेमस बना दिया. उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. ये कहानी तब शुरू होती है जब बिस्मिल्लाह खान कितने साल के थे? 5 साल के थे. और अपने दोस्तों के साथ एक जो उनका पुराना जो गांव था, गांव एक बिहार में उनका गांव था, उसका नाम था डुमराव. उसमें वहाँ एक तालाब के किनारे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब वो 5 साल के थे तो अपने दोस्तों के साथ क्या खेला करते थे? गिल्ली डंडा खेला करते थे.
He would regularly go to nearby Bihariji temple to sing Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. तो वो वहाँ पर एक मंदिर भी था, एक बिहारी जी का मंदिर था, कृष्ण भगवान का मंदिर था, तो वो मंदिर में भी जाते थे और भोजपुरी जैसे क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, हमारे पुराने सॉन्ग्स होते हैं, तो भोजपुरी भाषा में वो एक गाना भी गाया करते थे, और जब वो उनका परफॉर्मेंस पूरा हो जाता था तो वहाँ उनको इनाम के स्वरूप में क्या मिलता था, एक 1.25 किलो का एक उनका लड्डू इनाम में मिलता था। किसके द्वारा? बाय द लोकल महाराजा, वहाँ के जो महाराजा थे उनके द्वारा इस बच्चे को इनाम स्वरूप क्या मिलता था, 1.25 किलो का एक बड़ा सा लड्डू मिलता था। दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो ये जो कहानी शुरू हुई है उस 5 साल के लड़के की कहानी, जो उस समय 5 साल का था, और उसको जो उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको जो इनाम मिलता था वो क्या मिलता था, 1.25 किलो का लड्डू वहाँ के लोकल महाराजा की तरफ से। और ये कब हुआ? ये 80 साल पहले की ये घटना है, और उन 80 सालों में इस छोटे से लड़के ने बहुत लंबी यात्रा तय की और बहुत कुछ दुनिया को दिया, खासकर म्यूज़िक के फील्ड में, और जीवन के अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम वर्षों में उनको भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अवार्ड जिसको बोला जाता है भारत रत्न, वो भारत रत्न उनको मिला। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। 1916 21 मार्च को उनका जन्म हुआ, और वो जिस फैमिली को बिलोंग करते थे वो फैमिली किनकी फैमिली थी? म्यूजिशियंस की फैमिली थी। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? बिहार के रहने वाले थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादा थे उनका नाम था रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार के शहनाई नवाज थे। शहनाई नवाज का मतलब शहनाई बजाने वाले थे। एंड हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके परिवार में ना सिर्फ उनके दादा बल्कि उनके पिताजी पैगंबर बख्श उनका नाम है, और उनके ताऊ चाचा और बाकी के जो पूर्वज थे वो भी बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे शहनाई वादक थे अपने समय के। The boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। जब वो थोड़ा सा बड़े हुए, अब उस लड़के में जो म्यूज़िक सीखने की जो चाह थी वो बचपन से ही थी, और बड़ा ही उनको इंटरेस्ट था म्यूज़िक सीखने में। जब वो 3 साल के थे तब उनकी मदर उनको कहाँ ले गई? उनके मैटरनल अंकल होता है मामा, तो उनके मामा के घर पे ले गई, और मामा का घर कहाँ था? बनारस में। बनारस पुराना नाम है, अब उसका नाम बदल के वाराणसी रख दिया गया। एंड जब वो अपने बिस्मिल्लाह खान जब उसके यहाँ पहुँचे तो वो अंकल को देखते थे कि अंकल जो उनके मामा थे वो घंटों शहनाई के साथ प्रैक्टिस किया करते थे, और ये देखकर बिस्मिल्लाह खान बड़े फैसिनेटेड हो जाते थे, बहुत ही उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हुआ करते थे। एंड सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई। अब उस थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, जब उन्होंने देखा इस लड़के का भी म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, तो उस लड़के को, यानी कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम कहानी पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाह खान, उनको भी वो अपने साथ लेकर जाया करते थे। और बनारस में एक विष्णु टेम्पल है, विष्णु टेम्पल में वहाँ पर ये इनके जो मामा थे वो शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो अली बख्श तो वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे, और ये छोटा बच्चा बिस्मिल्लाह खान वो वहाँ पर बैठकर घंटों उनको शहनाई बजाते हुए देखते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. अब धीरे धीरे उन्होंने इस शहनाई को सीखना शुरू किया, और किसके थ्रू सीखना शुरू किया? अपने मामा से उन्होंने शहनाई के लेसन्स सीखने शुरू किए। और वो क्या करते थे, जब वो सीखते थे वो घंटों एक जगह पर बैठ के घंटों प्रैक्टिस किया करते थे, पूरे दिन, थ्रू आउट द डे का मतलब पूरे दिन बैठ कर वो उसको प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. अब धीरे धीरे जब वो बड़े होने लग गए साथ साथ, तो वो क्या करते थे, उस शहनाई में उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि शहनाई को लेकर वो घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। तो वहाँ पर 2 टेम्पल थे, एक तो बालाजी और
मंगला मैया 2 टेम्पल, वहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे। कई सालों तक वो वहाँ पर गए और वहाँ पर शहनाई प्रैक्टिस किया करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं बनारस में गंगा नदी भी है, तो गंगा नदी के किनारे पर बैठकर भी ये घंटों अकेले बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। सॉलिट्यूड का मतलब है अकेले में, एक एकांत में बैठकर घंटों वहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। और ये जो 3 जगह बताई गई, बालाजी टेम्पल, बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया का टेम्पल और गंगा नदी का किनारा, ये उनका फेवरेट प्लेस बन गई थी, उनकी फेवरेट जगह बन गई थी, जहाँ पर वो रोज जाया करते थे और घंटों घंटों बैठकर वहाँ पर अकेले में प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। और वहाँ पर बैठकर ना सिर्फ उन्होंने शहनाई को प्रैक्टिस किया, बल्कि कुछ कई ऐसे राग वहाँ पर डेवलप किए, कुछ ऐसे राग इन्वेंट किए जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये राग इतने मुश्किल हैं कि इनको शहनाई पर नहीं बजाया जा सकता। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने वो राग इन्वेंट किए, बल्कि उन राग को उन्होंने शहनाई पर प्रैक्टिस करके भी अपने आप को उसमें महारत हासिल कर ली। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you will make it." जब वो 14 साल के हुए तो वो अपने अंकल के साथ एक इलाहाबाद में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस था, उसमें गए। जब म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उनकी परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पर एक कोई उस्ताद फयाज खान थे, उन्होंने इस लड़के की पीठ को थपथपाया। पैटेड का मतलब लड़के की पीठ को थपथपाया और बोला कि तुम और मेहनत करो और एक दिन अपने क्षेत्र में तुम ज़रूर सफल हो जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। 1938 में लखनऊ में एक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई और उस रेडियो स्टेशन की स्थापना के साथ ही बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। वो क्या था? ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो उन्होंने शहनाई की जो परफॉर्मेंस थी वो रेडियो पर देनी धीरे धीरे शुरू कर दी और धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो गए और अक्सर उनकी जो बजाई हुई शहनाई है वो रेडियो पर सुनाई पड़ती थी। आगे बढ़ते हैं। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with a शहनाई। जब भारत की स्वतंत्रता का जो दिन था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन जो वहाँ पर जो लाल किले के में जो कोर्ट है, लाल किले के बाहर जो अक्सर आप देखते हैं 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है, बहुत से वहाँ पर कार्यक्रम भी होते हैं। तो जो पहला इंडिपेंडेंस डे था हमारा 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद शहनाई। वो पहले ऐसे म्यूजिशियन थे जिन्होंने रेड फोर्ट के कोर्ट से शहनाई वहाँ पर शहनाई का परफॉर्मेंस दिया। He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और जब उन्होंने रेड फोर्ट से अपनी परफॉर्मेंस दी तो इन्होंने एक राग खुद में एक राग इन्होंने बनाया था, उसका नाम था राग काफ़ी। तो वही राग काफ़ी उन्होंने शहनाई पर बजाकर लोगों को वहाँ पर मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग आश्चर्यचकित हो गए और उस भीड़ में जितनी भी ऑडियंस उनको सुनने आई थी, उस भीड़ में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे और जो उन्होंने बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच जो कि जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, बहुत ही उनका फेमस स्पीच है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। तो ये बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दी अपने जीवन में, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। तो उन्होंने जो पहला उनका जो विदेश में जो परफॉर्मेंस था वो कहाँ था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया तो वहाँ के जो किंग थे, वहाँ के जो राजा थे, उनका नाम था ज़हीर शाह, वो उनके परफॉर्मेंस से इतना प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, तो उन्होंने एक बहुत ही महंगा पर्शियन कारपेट उनको गिफ्ट किया और अदर सोविनर्स, उसको क्या पढ़ेंगे? सोविनर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपको कोई भेंट स्वरूप कोई किसी चीज़ की याद में कोई आपको भेंट स्वरूप कोई चीज़ देता है तो उसको बोलते हैं सोविनर्स। तो उन्होंने उनको एक महंगा पर्शियन कारपेट्स दिए और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें उनको उनके सम्मान में उनको दी गई। The king of Afghanistan was not only the one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at the festival that he named a film after the instrument called Goonj Uti Shehnai। अब उनका जो टैलेंट था
इनका जो टैलेंट था उससे न सिर्फ जो अफ़गानिस्तान के किंग थे वो इम्प्रेस हुए, बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर रहे हुए जिनका नाम था विजय भट्ट। विजय भट्ट उनके इस टैलेंट से, बिस्मिल्लाह खान के जो शहनाई बनाने वाला जो टैलेंट था उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही इस इंस्ट्रूमेंट पर रखा और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। आई होप इस फिल्म का नाम आपको पता होगा, सुना होगा आपने कभी ना कभी। And the film was a hit, and one of Bismillah Khan's composition दिल का खिलौना हाई टूट गया turned out to be a nationwide chart buster। तो उस फिल्म में एक गाना भी था, उस गाने का नाम था दिल का खिलौना हाई टूट गया। गाना लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ है और ये गाना बेसिकली कंपोज किया था बिस्मिल्लाह खान ने, खुद ही ये गाना कंपोज किया था। और ये गाना, न सिर्फ ये गाना हिट हुआ बल्कि फिल्म भी एक बहुत बड़ी हिट थी अपने समय में, कि ये सबसे बड़ी हिट फिल्म रही है। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड, Bismillah Khan's venture in the film music were limited to 2 films only, Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादी अपर्णा। तो इतनी सक्सेस मिलने के बाद पहली ही फिल्म जिसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया, ना सिर्फ उनके गाने हिट हुए बल्कि वो फिल्म भी बहुत ज़्यादा हिट हुई। उसके बाद भी उनका जो फिल्म का जो करियर है, फिल्मी जीवन जरा केवल 2 फिल्मों तक सीमित रहा। सेलुलॉइड वर्ल्ड बेसिकली बोलते हैं सिनेमा को बोलते हैं, तो उनका जो फिल्मी करियर केवल 2 फिल्मों तक सीमित रहा। एक फिल्म तो थी गूंज उठी शहनाई और दूसरी एक कन्नड़ फिल्म और थी, विक्रम श्रीनिवासन उसके डायरेक्टर थे। फिल्म का नाम था सनादी अपन्ना। अब उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप म्यूज़िक में इतने सफल हुए हैं और आपने 2 फिल्मों में भी म्यूज़िक दिया और वो जो कितनी बड़ी हिट हुई हैं, इसके बाद भी आपने फिल्मों में आप काम नहीं करते हैं, ना काम क्यों नहीं करना चाहते, किसी ने पूछा होगा उनसे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आई जस्ट कैन नॉट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड। कह रहा देखो इस फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, सिर्फ ग्लैमर है। ग्लैमर क्या मतलब, दिखावा है, ऊपर का फैशन और तड़क भड़क है, और आर्टिफिशियलिटी ये कि सिर्फ ये बनावटीपन है, ये सब नकली दिखता है। और मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकता। ही सेज विद एम्फेसिस। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। इसका मतलब ये कि जिस तरह की उनके अंदर प्रतिभा थी, जितने वो प्रतिभाशाली थे, उनकी प्रतिभा के हिसाब से न सिर्फ उनको सम्मान मिले बल्कि उनको धीरे धीरे वो उनकी जो ख्याति थी, जो प्रसिद्धि थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और ये सब कुछ ऐसा कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत जल्दी होने लगा। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। और वो भारत के पहले ऐसे म्यूजिशियन थे, पहले ऐसे भारतीय थे जिसको लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूएसए अमेरिका में है, वहाँ पर उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया। और वो भारत के पहले ऐसे भारतीय थे जिनको वहाँ आकर परफॉर्म करने का इन्विटेशन मिला। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and Osaka Trade Fair। ये 3 जो नाम हैं, उन्होंने इसके अलावा यूएसए के अलावा कई और देशों में, कई और जगहों पर परफॉर्मेंस दी। उसमें एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल कनाडा में है, कनाडा में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। केन्स आर्ट फेस्टिवल होता है उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दी। ओसाका ट्रेड फेयर में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। एंड सो वेल डिड ही बिकम internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब जिस तरह से उनका नेम और फेम बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे और वर्ल्ड वाइड उनको रिकग्निशन मिला, बहुत ही प्रख्यात वो शहनाई प्लेयर अपनी लाइफ में बन चुके थे। तो एक तेहरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान का एक ऑडिटोरियम है। उस ऑडिटोरियम का नाम उनके सम्मान में, उस ऑडिटोरियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया उनके सम्मान में। In 2009, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, वो उनको दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, अब जो अवार्ड उनको मिला, उस अवार्ड को वो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबे समय से उनको भी प्रतीक्षा थी कि ये अवार्ड मुझे कब मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं भारत रत्न में एक ब्रॉश होता है जो आप अपने कपड़े पर, जो भी कपड़ा पहने उसके ऊपर लगा सकते हैं। और जब उनको अवार्ड मिला
तो अवार्ड मिलने की जो खुशी थी, उस खुशी में वो क्या कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन एंड इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। वो कहते हैं देखिए अपने बच्चों को अगर आप जो भी सिखा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो एक तरह से ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे रिच ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक। क्यों उस म्यूज़िक का प्रभाव इतना है कि ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेशों से भी लोग हमारे देश में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो? क्योंकि हमारा वो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, वो हमारे म्यूज़िक से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो हमारा म्यूज़िक सीखने वहाँ से आ रहे हैं। तो जो वो बाहर से लोग आ सकते हैं सीखने के लिए, तो हम अपने बच्चों को म्यूज़िक क्यों नहीं सिखा सकते। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. बावजूद इसके कि उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, वो दुनिया में कई देशों में गए, दुनिया के कई देशों में परफॉर्मेंस दी और उनको बहुत ही उनको काफ़ी सारे अवार्ड और सम्मान मिला, काफ़ी पैसा भी मिला होगा। लेकिन वो कहते हैं देखिए मैं दुनिया भर को तो घूम कर आया हूँ, लेकिन जो बनारस और जो मेरा जो पैतृक गांव है डुमरौन, वो मैं कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, ये दोनों चीज़ें मेरे दिल और दिमाग में पूरी तरीके से बसी हुई हैं। मैं इनको छोड़कर इनसे दूर कभी भी नहीं जा सकता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार की छोटी सी घटना है कि अ स्टूडेंट ऑफ हिम हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। एक बार उनके कोई स्टूडेंट था, उसने उनसे प्रार्थना की कि वो उन्होंने उसके सामने एक प्रपोजल रखा, एक प्रस्ताव रखा क्या कि वो स्टूडेंट जो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक शहनाई स्कूल खोलना चाहता था, और वो चाहता था कि उस स्कूल का जो हेड है, जो प्रिंसिपल है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बनाया जाए। तो जब ये बात उस लड़के ने इनके सामने रखी तो उन्होंने उस चीज़ का क्या जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस लड़के ने ये प्रॉमिस भी किया कि भाई जो माहौल आपको बनारस में मिलता है, जो हम जानते हैं कि बनारस मंदिरों का एक शहर है, काफ़ी धार्मिक जगह है और बहुत ही हिंदू धर्म में तो बनारस की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो उन्होंने बोला कि अब आप यूनाइटेड स्टेट्स आइए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसा माहौल, जैसा एटमॉस्फेयर आपको बनारस में मिलता है, ठीक वैसा ही एटमॉस्फेयर हम आपको वहाँ पर भी बना कर देंगे बाय रिक्रिएटिंग द टेम्पल्स। हम टेम्पल्स वहाँ पर आपको बनाकर ठीक वैसा ही माहौल प्रोवाइड कराएंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने उसको जवाब दिया कि क्या ये तुम्हारे लिए संभव है कि जिस गंगा के किनारे बैठकर मैं घंटों प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है इस चीज़ से, तो क्या जो हमारी पवित्र गंगा माँ है उसको आप क्या यूनाइटेड स्टेट्स तक लेकर जा सकते हो। And later he is remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan। इसलिए वो कहते हैं जब भी मैं किसी विदेश यात्रा पर होता हूँ या किसी दूसरे देश में जाता हूँ तो मेरे मन में हमेशा मैं हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ तब मैं केवल बनारस और गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मेरे गांव जिसका नाम है डुमराव, वहाँ का जो मट्ठा है, मट्ठा को छाछ भी बोलते हैं कई लोग, तो वहाँ का जो मट्ठा है, छाछ है, उसको मैं मिस करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है, इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से उन्होंने भारत का जो एक रिच हमारा हेरिटेज है, एक बहुत ही कल्चरल हेरिटेज, हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, उसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैसे? ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि खान साहब तो एक मुस्लिम थे, मुस्लिम होने के बावजूद भी वो जो अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे, काशी विश्वनाथ टेम्पल, आपने सभी ने नाम सुना होगा, वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में एक मुस्लिम होने के बावजूद भी हर सुबह जाकर वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। अगस्त 21 2006 में उनका निधन हो गया और एक काफ़ी लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे, काफ़ी लंबे समय तक वो बीमार रहे और 90 वर्ष की उम्र में उनका 2006 में देहांत हो गया। एंड ही वॉज गिवन अ स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और भारत सरकार ने उस दिन एक दिन की जो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा की। तो ये तो इनके बारे में पूरी कहानी थी। एक छोटा सा ये जो बॉक्स में है, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। एक बार क्या हुआ, किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि पार्टीशन के बाद काफ़ी मुस्लिम हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तो उन्होंने पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए। शेखर गुप्ता उस प्रेस रिपोर्टर का नाम है।
व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? कि जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तब कभी आपने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? तो बिस्मिल्लाह खान ने उन्होंने क्या क्या जवाब दिया? गॉड फॉरबिड, यानी कि भगवान, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, तौबा तौबा। Me leave Banaras never. I went to Pakistan once and crossed the border just to say that I have been to Pakistan. I was there for about 1 hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians and I had a good laugh. कह रहा है मैं पाकिस्तान, देखो केवल मैं बनारस छोड़ दूँ ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं केवल एक बार गया हूँ, और एक बार भी कब गया, मैंने सिर्फ पाकिस्तान का, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर था, उसको सिर्फ क्रॉस किया, सिर्फ ये कहने के लिए वहाँ के लोगों को मैंने नमस्कार बोला, और जो हिंदुस्तान की साइड के लोग थे उनको मैंने अस्सलाम वालेकुम बोला, और मैं वहाँ करीब 1 घंटे रहा, और मेरे लिए वही पर्याप्त था। मैं ज़िंदगी में कभी भी पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं बनारस को और ख़ासकर गंगा के घाट को कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जितने भी और लाइन बाय लाइन मैंने आपको हर लाइन का जो एक्सप्लेनेशन है, जो ट्रांसलेशन, वो समझाने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही इन वीडियोस को किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें क्या चीज़ें ऐड की जा सकती है, उसके बारे में ज़रूर सुझाव दें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।